देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एडजेसेंट टू अ डबल बॉन्ड या फिर एडजेसेंट टू अ कार्बोकटायन या फिर एडजेसेंट टू फ्री रेडिकल। माने कार्बोकटायन के जस्ट एडजेसेंट में या फिर फ्री रेडिकल के जस्ट एडजेसेंट में या फिर कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट एडजेसेंट में जो सिग्मा बॉन्ड रहता है उस सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन को हम लोग हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। अब कौन सा सिग्मा बॉन्ड, मान लीजिए ये हमारा है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के जस्ट एडजेसेंट वाला सिग्मा बॉन्ड को हमें लेना है। ये है कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, ये CH2, ये CH, ये CH3, तो ये है डबल बॉन्ड हमारे पास कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन। अब इस कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन का ये वाला सिग्मा बॉन्ड और इसके एडजेसेंट वाला सिग्मा बॉन्ड, माने ये डबल बॉन्ड कार्बन है तो ये डबल बॉन्ड सिग्मा और ये वाला सिग्मा बॉन्ड, माने ये सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होगा। डीलोकलाइजेशन इस सिग्मा बॉन्ड का होगा, डीलोकलाइजेशन इस सिग्मा बॉन्ड का होगा। माने डीलोकलाइजेशन इस सिग्मा बॉन्ड का बात नहीं करेंगे, इस सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है। डीलोकलाइजेशन हो रहा है ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, इस कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट एडजेसेंट sp3 कार्बन पे जाइए, तो ये है कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, इसके इस साइड में और कोई कार्बन है नहीं, इस साइड में मॉलिक्यूल खत्म, लेफ्ट साइड में एक ये sp3 कार्बन मिला हमें, sp3 कार्बन। अब इस sp3 कार्बन के साथ जितना हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है वो सिंगल बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है डबल बॉन्ड के साथ। तो ये sp3 कार्बन के साथ देखिए 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, ये पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, तो ये तीनों हाइड्रोजन का डीलोकलाइजेशन इस पाई बॉन्ड के साथ होता है। तब हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल में हाइपर कंजुगेशन है। अब मॉलिक्यूल में हाइपर कंजुगेशन कैसे होगा, देखिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2 क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो जब भी किसी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा माने उसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल रहेगा। इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 माने उसके पास भी एक वैकेंट p ऑर्बिटल रहेगा। माने चूंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 तो इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल, इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 तो इसके पास भी एक वैकेंट p ऑर्बिटल। लेकिन ये दोनों बॉन्ड एक दूसरे के साथ, ये दोनों कार्बन आइटम्स एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये डबल बॉन्ड कैसे बन रहा होगा, ये p ऑर्बिटल ये p ऑर्बिटल में साइड ऑन साइड ओवरलैप होगा तभी तो डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये जो डबल बॉन्ड है इस साइड ऑन साइड ओवरलैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, माने ये डबल बॉन्ड कुछ नहीं है, यही डबल बॉन्ड का ओवरलैप हो रहा है। माने इस p ऑर्बिटल में हमें पता होता है, मान लीजिए ये एक p ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल, इन दोनों p ऑर्बिटल में हेड ऑन हेड ओवरलैप होगा, माने ये p ऑर्बिटल सीधा इधर गया, ये भी p ऑर्बिटल सीधा इधर आया, तो इसको बोलते हैं हेड ऑन हेड ओवरलैप। तो हेड ऑन हेड ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनता है, लेकिन एक पाई ऑर्बिटल ऐसा, दूसरा पाई ऑर्बिटल ऐसा, और इसमें जब इस तरह से ओवरलैप होता है तब इसको बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैप, और साइड वाइज ओवरलैप से हमारा बनता है पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बना है, ये पाई बॉन्ड कैसे बना था, इस कार्बन का एक p ऑर्बिटल और इस कार्बन का एक p ऑर्बिटल, इन दोनों p ऑर्बिटल में साइड वाइज ओवरलैप हुआ और इस साइड वाइज ओवरलैप के कारण से ये डबल बॉन्ड बना है। अब ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, और हमें पता होता है कार्बन हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो चूंकि कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक कीजिए, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, माने ये 4 ठो sp3 का ऑर्बिटल बना रहा होगा। तो ये 4 ठो sp3 का ऑर्बिटल, 4 ठो sp3 का ऑर्बिटल कैसे बनेगा, कोई भी जब sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो sp माने एक s है और दूसरा p, माने sp का 2 ऑर्बिटल बनता है, sp2 का एक s 2 p माने 3, sp2 का 3 ऑर्बिटल बनता है, और sp3 एक s और 3 p माने 4, sp3 का 4 ऑर्बिटल बनता है। तो देखिए इस कार्बन के पास 4 ठो sp3 ऑर्बिटल, एक sp3 ऑर्बिटल के साथ इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये एक sp3 ऑर्बिटल के साथ ये सिग्मा बॉन्ड, दूसरा sp3 ऑर्बिटल इसके साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तीसरा sp3 ऑर्बिटल इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, चौथा sp3 ऑर्बिटल इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। माने ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है ये एक sp3 ऑर्बिटल की मदद से बना है, माने ये हाइड्रोजन के साथ जो जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन का तो s ऑर्बिटल आएगा, हाइड्रोजन एक 1s1 हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, माने हाइड्रोजन जब ओवरलैप करने के लिए आएगा तो अपना s ऑर्बिटल को लेके आएगा, और s ऑर्बिटल का शेप सर्कुलर होता है, इसलिए हाइड्रोजन को सर्कल से ड्रॉ किए हैं। तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, लेकिन कार्बन के पास sp3 ऑर्बिटल है, तो कार्बन का sp3 ऑर्बिटल इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये है कार्बन का sp3 ऑर्बिटल, तो कार्बन का sp3 ऑर्बिटल कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे है कार्बन और ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ एक sp3 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, इस हाइड्रोजन के साथ भी एक sp3 ओवरलैप के साथ ओवरलैप कर रहा है, और ये कार्बन खुद इस कार्बन के साथ भी sp3 ओवरलैप के साथ इस तरह से sp3 ओवरलैप कर रहा है, ये sp3 और इस कार्बन का sp2, इस कार्बन का sp2 और इसका sp3 इस तरह से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है।
हमें ये बॉन्ड से काम नहीं है, हमें काम इस बॉन्ड से है, क्योंकि डीलोकलाइजेशन ये वाला सिंगल बॉन्ड डीलोकलाइज करेगा। ये सिंगल बॉन्ड देखिए, ये जो sp3 का बॉन्ड है यही, ये CH वाला बॉन्ड कुछ नहीं है, ये जो हम लोग बॉन्ड देख रहे हैं sp3 ये वाला रिप्रेजेंट ये सिंगल बॉन्ड को कर रहा है। C सिंगल बॉन्ड टू हाइड्रोजन इस बॉन्ड से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड था और ये कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींच लेगा। देखिए ये बॉन्ड है, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, अब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींच लिया। माने हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इधर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया है और इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया है। तो हम लोग बोल सकते हैं बॉन्ड के कार्बन चूंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण से बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींच के रख लिया है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ बढ़ गया है और हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया है। तो वही होगा कि कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। इस तरह से कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। अभी हम लोग बस एक हाइड्रोजन के साथ काम कर रहे हैं, बाद में दूसरे हाइड्रोजन के साथ काम करें, अभी बस ऊपर वाला हाइड्रोजन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर है। C 3H था हमारे पास, 3H, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में देखिए इसके पास एक p ऑर्बिटल है ये वाला, इसके पास भी एक p ऑर्बिटल, इन दोनों में साइड वाइज ओवरलैप है जिसके कारण से ये डबल बॉन्ड बना हुआ है साइड वाइज ओवरलैप के कारण से। इस कार्बन के पास 4 sp3 ऑर्बिटल, उसमें से एक sp3 ऑर्बिटल इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड में बना हुआ है। तो ये है एक sp3 ऑर्बिटल, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींच के रखा हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींच के रखने होने के कारण से बॉन्ड में एक पोलैरिटी आ गया है। इस हाइड्रोजन के पास आ जाएगा डेल्टा प्लस चार्ज, कार्बन के पास आ जाएगा डेल्टा माइनस चार्ज। इस पोलैरिटी बॉन्ड पोलर होने के कारण से ये बॉन्ड थोड़ा वीक हो जाता है, ये सिंगल सिग्मा बॉन्ड थोड़ा वीक हो जाता है। और वीक हो जाने के कारण से ये sp3 ऑर्बिटल, ये देखिए इस हाइड्रोजन के पास ये sp3 ऑर्बिटल था और इस कार्बन के पास एक प्योर p ऑर्बिटल था, इस कार्बन के पास भी एक प्योर p ऑर्बिटल था, जिन दोनों के बीच ओवरलैप हुआ है। तो ये चूंकि बॉन्ड पोलर हो गया, हाइड्रोजन के पास डेल्टा प्लस, कार्बन के पास डेल्टा माइनस, पोलर बॉन्ड होने के कारण से ये बॉन्ड थोड़ा लूज हो गया, थोड़ा वीक हो गया, और वीक हो जाने के कारण से ये इस कार्बन के साथ ओवरलैप कर लेता है, इस कार्बन का p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर लिया। माने ये जो बॉन्ड था हाइड्रोजन का एक सिंगल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड इस कार्बन के इस वाला पाई बॉन्ड के साथ ओवरलैप कर लेता है। तो पहले ये दोनों कार्बन के दोनों p ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैप था, अब किसके बीच में ओवरलैप हो जाएगा, अब ये सिंगल बॉन्ड और इसमें ओवरलैप हो जाएगा। अब जब ही ये सिंगल बॉन्ड और इसमें ओवरलैप हो जाएगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड का टूट जाना मतलब ये डबल बॉन्ड का हट जाना, क्योंकि डबल बॉन्ड के कारण ये साइड वाइज, ये वाला साइड वाइज ओवरलैप हो रहा था, इसी के कारण से डबल बॉन्ड था। अब ये साइड वाइज ओवरलैप हट गया तो ये डबल बॉन्ड भी हट गया। तो ये साइड वाइज ओवरलैप क्यों हट गया, क्योंकि अभी इधर और इसके बीच में बॉन्ड है। जब इसके बीच में बॉन्ड होगा, कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, दूसरा बॉन्ड इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड, तो चौथा बस एक ही तो बॉन्ड बना सकता है। अब एक तो बॉन्ड जब इसके साथ बन गया है तो इसके साथ बॉन्ड हट जाएगा। हमें पता होता है कार्बन का बैलेंसिंग 4 होने के कारण से 4 ही बॉन्ड बनाएगा। एक तो बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ नीचे से बना हुआ है जो हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ, दूसरा बॉन्ड इस कार्बन के साथ, तीसरा बॉन्ड इस कार्बन के साथ। अब पहले चौथा बॉन्ड इसके साथ बना हुआ था, लेकिन अब नया चौथा बॉन्ड इसके साथ बन गया है। तो नया चौथा बॉन्ड जब भी इसके साथ बन गया है तो ये बॉन्ड रह ही, अगर मान लेते हैं ये बॉन्ड को नहीं हटाते हैं, तो ये बॉन्ड को नहीं हटाते हैं तो तब चेक करते हैं कार्बन का कितना बॉन्ड बनता है। मान लेते हैं कि इस बॉन्ड को नहीं हटाया जाता है, इस बॉन्ड को नहीं हटाएंगे, तब देखना है कि कार्बन का कितना बॉन्ड बना रहा है। तो कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, दूसरा इस कार्बन के साथ दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा, ये चौथा, 5वां बॉन्ड। कार्बन कभी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। इसलिए जब इसके साथ बॉन्ड बना है तो इसके साथ बॉन्ड टूट जाएगा। तो अब इसके साथ बॉन्ड टूट गया तो हम लोग क्या देखें, ये हाइड्रोजन और कार्बन में जो सिग्मा बॉन्ड था, ये बॉन्ड यहाँ से आके यहाँ पे बन गया है। जब ये बॉन्ड यहाँ से, देखिए पहले ये हाइड्रोजन और ये कार्बन, इस दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड था, अब ये बॉन्ड टूट के इन दोनों कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड बन गया है। माने कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट गया है। अब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जब भी टूट जाएगा तो हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज आ जाएगा, माने ये हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड को तोड़ देंगे। कार्बन, तो देखिए ये है हमारा मॉलिक्यूल, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड इस तरह से, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन था। अब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में पहले से एक तो बॉन्ड था, लेकिन अब वो पहला वाला बॉन्ड देखिए, पहले इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में पहले ये बॉन्ड था, अब ये बॉन्ड टूट के अब इन दोनों के बीच का डबल बॉन्ड बन गया। अब ये बॉन्ड टूट गया है इसलिए इसको डॉट से शो किए। तो जब भी बॉन्ड टूट जाएगा तो बॉन्ड टूटने के कारण से हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हुआ है ये चेक कीजिए, इस कार्बन के पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, लेकिन अब हमें समझना है इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हुआ है।
देखिए अब हमें देखना है कि ओवरलैप के कारण से हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज कैसे आया और इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज कैसे आया। वो देखने के लिए पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं ठीक से। तो देखिए ये हमारे पास एक कार्बन था, कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ था। अब 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होने के साथ ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा था, इसके साथ CH2 और यहाँ पे H था। अब क्या हुआ, ये वाला जो सिंगल बॉन्ड था, ये सिंगल बॉन्ड इसके साथ कंजुगेशन में पार्ट लेने लगा। क्यों कंजुगेशन में पार्ट लेने लगा? क्योंकि ये बॉन्ड पोलर था। पोलर होने के कारण से ये बॉन्ड वीक हो गया, और जब ही बॉन्ड वीक हो गया तो इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में पार्ट लेने लगा। कैसे? वो देखिए, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। ये सिंगल जो बॉन्ड था, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे आ गया, और जब भी ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा तो कार्बन का वैलेंसी 5 हो जाएगा। कार्बन का वैलेंसी 5 नहीं हो सकता। क्यों कार्बन का वैलेंसी 5 हो जाएगा? क्योंकि जब भी सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा तो इधर से 2 बॉन्ड, इधर से 2 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, और कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ 1 बॉन्ड और बना रहा है, तो 4 1 5 बॉन्ड, इसलिए 5 वैलेंसी हो जाएगा। लेकिन 5 वैलेंसी नहीं होना चाहिए, इसलिए 5 वैलेंसी नहीं होने के लिए ये वाला जो पाई बॉन्ड है इधर आ जाएगा। जैसे हम लोग नॉर्मल रेजोनेंस में काम करते थे वैसे ही काम करेंगे। ये सिग्मा बॉन्ड को यहाँ ले आना है और ये पाई बॉन्ड को ऐसे ले आना है। रेजोनेंस में हम लोग ऐसे एरो को मूव करते थे। अब देखिए ये सिग्मा बॉन्ड जब यहाँ पे आ जाएगा तो हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज बन जाएगा। ये वाला बॉन्ड टूट गया है, पहले ये वाला बॉन्ड यहाँ पे था, अब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ गया है। ये डबल बॉन्ड देखिए, पहले ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे था, अब ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। तो सिंगल बॉन्ड जब भी यहाँ पे आ गया तो पहले से यहाँ पे एक बॉन्ड था, अब सिंगल बॉन्ड यहाँ पे और आ गया है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो वही देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया है। और चूंकि ये पाई बॉन्ड यहाँ से उठ के इस कार्बन के ऊपर में आ गया है तो पाई बॉन्ड माने 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का पहले से ही था, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है। क्योंकि ये पाई बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर में आ गया है तो पाई बॉन्ड का आना माने इलेक्ट्रॉन का आना। इलेक्ट्रॉन का आने के कारण से इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड को लॉस किया है, माने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, इसलिए हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज बन जाएगा। तो देखिए ये एक हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर 1। एक तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह, जैसे हम लोग रेजोनेंस में रेजोनेटिंग कैनोनिकल फॉर्म्स बोलते थे, इस हाइपर कंजुगेशन में हम लोग बोलेंगे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो पहला हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बना। अब देखिए ये हाइड्रोजन कार्बन का बॉन्ड पोलर था, इसलिए ये बॉन्ड टूटा और ये बॉन्ड यहाँ पे आया। ये बॉन्ड इसलिए टूटा क्योंकि ये बॉन्ड पोलर था। तो पोलर तो ये बॉन्ड भी है, इस कार्बन के पास डेल्टा माइनस, इस कार्बन के पास डेल्टा प्लस, तो पोलर ये बॉन्ड भी है। तब ये बॉन्ड टूटेगा तब क्या होगा, मान लेते ये बॉन्ड टूट जाता है तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये पाई बॉन्ड फिर से उधर जाएगा। जैसे पाई बॉन्ड को हर केस में इधर ही आना है, क्योंकि ये बॉन्ड इधर आ रहा है तो कार्बन का वैलेंसी 5 जो हो नहीं सकता, इसलिए पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा। तो मान लेते हैं इस बॉन्ड के बदला में ये बॉन्ड टूटा है, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो हमारा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। CH इस डॉट H इसके साथ बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 माइनस। तो देखिए दूसरा रीजन हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर 2 इस तरह से बन जाएगा। हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर 3 कैसे बना देंगे, ये कार्बन और हाइड्रोजन ये भी बॉन्ड पोलर है, तो हाइड्रोजन के पास डेल्टा प्लस, कार्बन के पास डेल्टा माइनस, चूंकि बॉन्ड पोलर है तो बॉन्ड वीक बन जाएगा। जब भी बॉन्ड वीक बन जाएगा तो ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे बन जाएगा, और ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे आएगा, और ये बॉन्ड यहाँ कार्बन के पास आ जाएगा। तो कार्बन के पास आ जाएगा तो बॉन्ड हम लोग इस तरह से बना देंगे। देखिए तो यहाँ पे डॉट 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 बन जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2 माइनस। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड के जस्ट जुड़ा हुआ sp3 कार्बन, डबल बॉन्ड से जस्ट जुड़ा हुआ sp3 कार्बन, इस कार्बन के पास जितना हाइड्रोजन था सब हाइड्रोजन एक एक बार करके कंजुगेशन में पार्ट ले रहा है, और इसी को हम लोग हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, चूँकि यहाँ पे कंजुगेशन हो रहा है तो कंजुगेशन होने के कारण से हम लोग ये देख रहे हैं, कंजुगेशन के कारण से कोई भी डबल बॉन्ड है उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। अब कंजुगेशन के कारण से कोई डबल बॉन्ड का स्टेबिलिटी क्यों बढ़ जाएगा, उसको चेक करने के लिए देखिए यहाँ पे हम लोग एक बार कंजुगेशन और करा लेंगे। तो ये पाई बॉन्ड को यहाँ पे ले आएंगे और इसको यहाँ पे ले आएंगे, तो दूसरा स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्लस चार्ज बन जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH2 माइनस। तो देखिए यहाँ पे जब भी हाइपर कंजुगेशन हुआ तो ये बॉन्ड टूट गया और हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज बन गया। यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH माइनस, CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। तो हाइपर कंजुगेशन के कारण से ये स्ट्रक्चर बना है। तो ये स्ट्रक्चर बना है तो ध्यान दीजिए, पहले ये हमारा एक्चुअल मॉलिक्यूल ये था, जब हम लोग एक्चुअल मॉलिक्यूल ये था, अब इस मॉलिक्यूल में हाइपर कंजुगेशन हुआ। अब अगर इस मॉलिक्यूल में हाइपर कंजुगेशन हुआ तो पाई बॉन्ड को ध्यान दीजिए, पहले मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में था, देखिए ये पाई बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में है। अब मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड देखिए इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में है।
तो हमें ये पता लग रहा है कि हाइपर कंजुगेशन के कारण से पाई बॉन्ड अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। पहले पाई बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में था, अब पाई बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में। देखिए अब पहले पाई बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में था, डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में था, अब डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में है। माने डबल बॉन्ड पहले इस पोजीशन से इस पोजीशन में चेंज करे, माने इधर से इधर, इधर से इधर। पाई बॉन्ड ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, पाई बॉन्ड ही तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी होता है। माने इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी माने चार्ज। अब चार्ज जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सिस्टम पे, हमारा चार्ज डेंसिटी घट जाएगा और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो चूंकि चार्ज डेंसिटी पहले इन दोनों कार्बन के बीच में था, हाइपर कंजुगेशन के कारण से चार्ज डेंसिटी इन दोनों कार्बन के बीच में हो गया है। माने चार्ज डेंसिटी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। माने चार्ज डेंसिटी, ऐसा नहीं बोलेंगे कि चार्ज डेंसिटी बस यहीं पे है। हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज डेंसिटी यहाँ पर भी है कभी किसी इंस्टेंट में, तो कभी इंस्टेंट में चार्ज डेंसिटी यहाँ पर भी है। माने चार्ज डेंसिटी फ्लिप कर रहा है, कभी यहाँ तो कभी यहाँ, कभी यहाँ तो कभी यहाँ। माने चार्ज डेंसिटी पूरा इस तीनों कार्बन आइटम पे घूम रहा है, तीनों कार्बन आइटम पे चार्ज डेंसिटी स्प्रेड हो गया है। माने जब हाइपर कंजुगेशन, मान लेते हैं कि इस मॉलिक्यूल में हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट नहीं हो रहा था, अगर यदि मॉलिक्यूल में हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट नहीं होता तब ये चार्ज डेंसिटी सिर्फ 2 कार्बन के बीच में रहता। लेकिन चूंकि हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, तो हाइपर कंजुगेशन के कारण से ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 3 कार्बन के बीच में है। तो 2 कार्बन से 3 कार्बन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 3 कार्बन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, माने बड़ा सा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बड़ा सा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गया माने उसका चार्ज डेंसिटी घट गया। अब चार्ज डेंसिटी घट के जाना, मैंने पहले चार्ज डेंसिटी छोटा सा एरिया मैंने 2 कार्बन के बीच में कंसंट्रेट था, लेकिन हाइपर कंजुगेशन के कारण से चार्ज डेंसिटी 3 कार्बन के एटम के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मैंने 2 कार्बन एटम से 3 कार्बन एटम के डिस्ट्रीब्यूट होते ही उसका एरिया बढ़ गया, और जब ही एरिया बढ़ गया तो उसका चार्ज डेंसिटी घट गया, क्योंकि पहले छोटे से एरिया में कंसंट्रेट था, अब बड़ा से एरिया में डिफ्यूज फॉर्म में रहेगा, मैंने डेंसिटी उसका घट गया। अब जब भी चार्ज डेंसिटी घट गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गया। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हाइपर कंजुगेशन के कारण से ये डबल बॉन्ड था, और डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड को ही हम लोग एल्कीन बोलते हैं, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन के कारण से एल्कीन का स्टेबिलिटी बढ़ता है, क्योंकि एल्कीन का डबल बॉन्ड अपना पोजीशन चेंज करता है, और अपना पोजीशन चेंज करने के कारण से उस डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा कार्बन आइटम पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और बहुत ज़्यादा कार्बन आइटम पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाने के कारण से उस डबल बॉन्ड का चार्ज डेंसिटी घट जाता है, और जब भी उस डबल बॉन्ड का चार्ज डेंसिटी घट गया तो हमारा स्टेबिलिटी बढ़ गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, हाइपर कंजुगेशन के कारण से क्या हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड था पहले, अब डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। तो एक चीज़ और देख सकते हैं, हाइपर कंजुगेशन के कारण से क्या हुआ, तो पहले डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन आइटम के बीच में था, अब इन दोनों कार्बन आइटम के बीच में ध्यान दीजिए डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया। माने हम लोग ये भी बोल सकते हैं, और एक बात ध्यान दीजिए, पहले डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन आइटम के बीच में था, अब डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन आइटम के बीच में है, लेकिन इन दोनों कार्बन आइटम के बीच में ध्यान दीजिए तो इन दोनों कार्बन आइटम के बीच में डबल बॉन्ड की जगह पे सिंगल बॉन्ड है। पहले इन दोनों कार्बन आइटम के बीच में डबल बॉन्ड था, लेकिन अब डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन आइटम के बीच में है, लेकिन इन दोनों कार्बन आइटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हाइपर कंजुगेशन, चूंकि यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हुआ है इसलिए ये मॉलिक्यूल इसमें चेंज हो गया है। ये तो इसका कैनोनिकल एक हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपर कंजुगेटिंग फॉर्म है ये वाला। तो ये फॉर्म कहाँ से बना है, मॉलिक्यूल में हाइपर कंजुगेशन हुआ तभी ये बना है। तो हाइपर कंजुगेशन के कारण से हमको ये देखने में मिल रहा है कि जो कार्बन आइटम के बीच में डबल बॉन्ड था उन दोनों कार्बन आइटम के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जा रहा है। माने हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाइपर कंजुगेशन के कारण से इस डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड कैरेक्टर चेंज हो जा रहा है सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर में। माने हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हाइपर कंजुगेशन के कारण से डबल बॉन्ड कैरेक्टर चेंज हो जाता है सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर में। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर में क्यों चेंज होता है, इसलिए चेंज होता है क्योंकि हाइपर कंजुगेशन के कारण से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया। अब जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, देखिए एक बार जब हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन हुआ तो एक बार सिंगल बॉन्ड हुआ, अब ये हाइड्रोजन जब हाइपर कंजुगेशन करेगा तो फिर से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, फिर से ये हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन करेगा तो फिर से सिंगल बॉन्ड करेगा। तो 3 बार मान लीजिए 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 इस sp3 कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो चूंकि 3 हाइड्रोजन है तो हमारा 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, जो हम लोग इससे पहले भी देख चुके हैं। हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर 1, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर 2, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर 3। अब 3 बार हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बना तो 3 बार डबल बॉन्ड की जगह पे 3 बार सिंगल बॉन्ड आया। तो एक मॉलिक्यूल में एक बार डबल बॉन्ड लेकिन 3 बार सिंगल बॉन्ड। तो अगर यदि एक ही जगह पे कभी हमें डबल बॉन्ड दिखे जैसे यहाँ पे, और वही सेम जगह पे हमें सिंगल बॉन्ड दिखे, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डबल बॉन्ड में थोड़ा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी आ गया है। डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है तभी तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो रहा है। डबल बॉन्ड में अगर यदि सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आता तो डबल बॉन्ड के फॉर्म में ही रह जाता, कभी सिंगल बॉन्ड में चेंज नहीं करता। चूंकि डबल बॉन्ड
चूँकि डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है, इसीलिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो रहा है। और वो हम लोग देख भी रहे हैं कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो रहा है। अब डबल बॉन्ड सिंगल, अब जिस मॉलिक्यूल में जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उसका उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स क्यों बनेंगे? क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा हाइड्रोजन होगा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए। कैसे? जैसे इस मॉलिक्यूल में देखिए 3 तो हाइड्रोजन था जो 3 बार हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाते। लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पे और एक तो CH3 इस तरह से जोड़ देंगे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, फिर से ये लोग भी हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कर लेते। मैंने मान लेते यहाँ पे CH3 इस तरह से था। तो जब ये CH3 नहीं था, बस सिर्फ यही CH3 था, तब यही CH3 के कारण से हाइपर कंजुगेशन हो रहा था। यही CH3 के कारण से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जा रहा था। लेकिन अब ये CH3 जब आ गया है तो ये CH3 के कारण से भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बनेगा और ये CH3 के कारण से भी ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बनेगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितना हाइड्रोजन बढ़ेगा जो कि हाइपर कंजुगेशन में पार्ट लेने वाला होगा, मतलब जितना हाइड्रोजन एटम हाइपर कंजुगेशन में पार्ट लेगा उतना ज़्यादा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बढ़ेगा। अब जितना ज़्यादा हाइड्रोजन एटम हाइपर कंजुगेशन में पार्ट लेगा उतना ज़्यादा बार, क्योंकि जितना ज़्यादा बार जितना ज़्यादा तो हाइड्रोजन एटम हाइपर कंजुगेशन में पार्ट लेगा उतना ज़्यादा तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। क्योंकि जब 3 हाइड्रोजन था तब हमारे पास 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर था। अब 6 हाइड्रोजन हुई है तो 6 बार हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। 6 बार हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो 6 बार हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड बनेगा। माने जितना ज़्यादा हाइड्रोजन पार्ट ले रहा है उतना ज़्यादा बार सिंगल बॉन्ड अपीयर हो रहा है। माने जितना ज़्यादा सिंगल बॉन्ड अपीयर होगा उतना ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा। और जितना ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर में चेंज हो जाएगा, और कम हाइपर कंजुगेशन होगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा। तो सीधा हाइपर कंजुगेशन, इससे हमें ये ध्यान में रखना है, हाइपर कंजुगेशन के कारण से डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हाइपर कंजुगेशन के कारण से एल्कीन का स्टेबिलिटी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो स्टेबिलिटी, चार्ज घट गया, चार्ज डेंसिटी घट गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गया। इसलिए हाइपर कंजुगेशन के कारण से एल्कीन का स्टेबिलिटी बढ़ता है। हाइपर कंजुगेशन के कारण से डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। अब देखिए, अब मान लेते हैं ये हमारा मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ये और दूसरा मॉलिक्यूल ये ले लेते हैं। तो इन दोनों मॉलिक्यूल में हमें कंपेयर करना है कि किस में रोटेशनल बैरियर एनर्जी ज़्यादा होगा। रोटेशनल बैरियर एनर्जी का कंपैरिजन करना है। तो रोटेशनल बैरियर एनर्जी माने हमें पता होता है जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, कोई डबल बॉन्ड को रोटेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि डबल बॉन्ड रोटेट नहीं होता है। क्योंकि डबल बॉन्ड रोटेट नहीं होता है तो डबल बॉन्ड को रोटेट करना उतना डिफ़िकल्ट। अब डबल बॉन्ड को रोटेट करना बहुत डिफ़िकल्ट, तो जो भी डबल बॉन्ड को रोटेट करना बहुत डिफ़िकल्ट, तो उसको रोटेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा एनर्जी इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि उसको रोटेट करना बहुत डिफ़िकल्ट। माने जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर उतना ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। माने जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर उतना ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। क्यों एनर्जी दे रहे हैं? बॉन्ड को रोटेट करने के लिए। और बॉन्ड को रोटेट करने के लिए एनर्जी को ही हम लोग रोटेशनल बैरियर एनर्जी बोलते हैं। वो एनर्जी जो बॉन्ड को रोटेट करवा दे उसको बोलते हैं रोटेशनल बैरियर एनर्जी। माने अगर मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड कैरेक्टर बहुत ज़्यादा, माने मॉलिक्यूल को रोटेट करना बहुत डिफिकल्ट, और मॉलिक्यूल को रोटेट करना बहुत डिफिकल्ट तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। माने बॉन्ड में जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बॉन्ड में उतना ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। माने बॉन्ड में जितना डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बॉन्ड का उतना रोटेशनल बैरियर एनर्जी। तो शॉर्टकट के लिए क्या ध्यान रख सकते हैं? जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर उतना ज़्यादा रोटेशनल बैरियर एनर्जी। तो अब हमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर चेक करना है। तो देखने में तो लगता है यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, किसके बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर चेक करना है? ये ए और बी के बीच में चेक करना है रोटेशनल बैरियर एनर्जी का। तो जिसका रोटेशनल बैरियर एनर्जी, तो मैंने डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी उसका ज़्यादा होगा, जिसका ये ज़्यादा उसका ये भी ज़्यादा। मैंने हमें ये इससे काम करना है तो इससे भी काम कर सकते हैं क्योंकि एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है ये। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर से हम काम कर लेंगे। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक इंस्टेंट में देखने में तो लगता है यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, तो दोनों का डबल बॉन्ड कैरेक्टर बराबर, दोनों का डबल बॉन्ड कैरेक्टर बराबर, तो दोनों का रोटेशनल बैरियर एनर्जी भी बराबर होना चाहिए। लेकिन हमें ये भी पता होता है कि कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट एडजेसेंट sp3 कार्बन, उसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया, ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया। इस मॉलिक्यूल में ये है कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, इसके जस्ट एडजेसेंट जुड़ा हुआ कार्बन ये वाला हो गया अल्फा कार्बन। तो इस मॉलिक्यूल में एक अल्फा कार्बन, दो अल्फा कार्बन, तीन अल्फा कार्बन, चार अल्फा कार्बन,
और ये अल्फा कार्बन के साथ एक एक करके 3 ठो करके हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है। तो 4 अल्फा कार्बन, लेकिन इस मॉलिक्यूल में बस एक अल्फा कार्बन, और उस एक अल्फा कार्बन के पास 3 ठो हाइड्रोजन है। तो अल्फा कार्बन के पास जितना हाइड्रोजन होता है उसी को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। अल्फा कार्बन क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन कि जस्ट एडजेसेंट sp3 कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, इसके जस्ट एडजेसेंट ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इसको अल्फा कार्बन बोलेंगे। और अल्फा कार्बन से जितना हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 ठो अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन इस मॉलिक्यूल में चेक कीजिए, यहाँ पे 3 ये है अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन के साथ 3 ठो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अल्फा कार्बन के साथ जितना हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा अल्फा कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन जुड़ा है उसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो ये अल्फा कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। ये भी अल्फा कार्बन, इसके साथ भी 3, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, 1 2 3, यहाँ पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो 3 3 6 6 6 12। तो इसको इस कंपाउंड में 12 टू अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन इस कंपाउंड में बस 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ध्यान दीजिए 12 तो अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन का क्या इंपॉर्टेंस है? अल्फा हाइड्रोजन का ये इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन ही है। हमें इस मॉलिक्यूल को अब देख के आप समझ जाइएगा कि यही तो हाइड्रोजन था जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट, ये हाइपर कंजुगेशन में पार्ट ले रहा था। कैसे? ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ रहा था, ये पाई बॉन्ड टूट रहा था, जिसके कारण से इस डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा था, एल्किन स्टेबल हो रहा था। ये सब कहानी क्यों हो रहा था? क्योंकि ये हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा था। तो हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी अल्फा हाइड्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड है वो हाइपर कंजुगेशन में पार्ट लेगा। माने जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा सिंगल बॉन्ड, जितना ज़्यादा सिंगल बॉन्ड, देखिए यहाँ पे 1 सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड, जितना ज़्यादा सिंगल बॉन्ड उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन। क्योंकि देखिए इस मॉलिक्यूल में 3 अल्फा हाइड्रोजन था तो हम लोग 3 स्ट्रक्चर बनाए थे, माने 3 बार हाइपर कंजुगेशन हुआ था। इस मॉलिक्यूल में 12 अल्फा हाइड्रोजन है तो 12 तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा और 12 बार हाइपर कंजुगेशन होगा। तो हमें ये शॉर्टकट में याद रखना है कि जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा। तो हम लोग शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं? अल्फा हाइड्रोजन इज प्रोपोर्शनल टू हाइपर कंजुगेशन। जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन। तो ये हमें याद रखना है, जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ पे 12 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। अब हाइपर कंजुगेशन के कारण से क्या होगा? हमने अभी पढ़ा था, हाइपर कंजुगेशन के कारण से डबल बॉन्ड कैरेक्टर चेंज हो जाता है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर चेंज हो जाता है सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर में। माने जिसमें ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उसमें ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर में चेंज हो जाएगा। देखिए डबल बॉन्ड कैरेक्टर सिंगल बॉन्ड में कैरेक्टर में चेंज हो जाता है, माने जिसमें ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उसमें ज़्यादा इस डायरेक्शन में जाएगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर में इसलिए चेंज हो रहा था क्योंकि हाइपर कंजुगेशन हो रहा था। अब ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन माने ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर में नहीं रहेगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर चेंज हो जाएगा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर में। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पे कम हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पे ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर में चेंज हो जाएगा। ये भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर में चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे का डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर में ज़्यादा चेंज नहीं होगा क्योंकि इस डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कम आएगा क्योंकि हाइपर कंजुगेशन कम हो रहा है, और इस डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा आएगा क्योंकि यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा हो रहा है। मैंने जहाँ पे ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन, उस हाइपर कंजुगेशन के कारण से एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा आएगा, और कम हाइपर कंजुगेशन जैसे यहाँ पे उस कंपाउंड में एल्कीन का डबल बॉन्ड कैरेक्टर में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कम आएगा। माने सीधा बात याद रखेंगे, ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन तो ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। किसका सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर? डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, सिंगल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं। मत ध्यान दीजिएगा, हाइपर कंजुगेशन के कारण से डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर की बात करते हैं, और ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन तो ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, कम हाइपर कंजुगेशन तो कम सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। तो यहाँ पे ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन हो रहा था तो इस डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा, यहाँ पे कम हाइपर कंजुगेशन तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कम। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा है, अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा मैंने डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम। देखिए सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में बन गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया, तो उसको तो अपोजिट में ये भी बोल सकते हैं ना कि डबल बॉन्ड हट गया, तभी तो सिंगल बॉन्ड में चेंज हुआ है। इसीलिए हम लोग
डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ रहा है, मैंने सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर घट रहा है। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर कब बढ़ेगा? जब सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में चेंज हो गया। अब सिंगल बॉन्ड से जैसे डबल बॉन्ड में चेंज हो गया तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर खत्म। अब डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर में चेंज हो रहा है तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया। और जब भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया है तो डबल बॉन्ड खत्म। इसलिए ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो कम सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। तो यहाँ पे ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन तो ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, कम हाइपर कंजुगेशन तो कम सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। यहाँ पे ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन तो ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। अब ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर तो कम डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन तो ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर में चेंज हो जाएगा तो ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कम डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्योंकि सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर और डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा है। माने यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा, अब जिसका ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर उसका ज़्यादा रोटेशनल बैरियर एनर्जी। यहाँ पे ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो इसका रोटेशनल बैरियर एनर्जी ज़्यादा होगा और इसका कम होगा। तो हमारा ये बन जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम लोग हाइपर कंजुगेशन पे क्वेश्चन आ सकता है। हाइपर कंजुगेशन पे स्टेबिलिटी वाला भी क्वेश्चन होता है, लेकिन कुछ इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ध्यान दीजिए, हाइपर कंजुगेशन कब लगाएंगे हम लोग? जैसे कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ एडजेसेंट sp3 कार्बन, इसको बोल देते हैं हम लोग अल्फा कार्बन। तो इस कार्बन के साथ जितना हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे ये हमारे पास कंपाउंड में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो हाइपर कंजुगेशन सी डबल बॉन्डेड सी के एडजेसेंट कार्बन पे जितना हाइड्रोजन है उसकी मदद से लगता है। अल्फा कार्बन और डिफाइन किया जाता है कार्बोकटायन। मान लीजिए यह है कार्बोकटायन CH2+ और यहाँ पे CH3। तो कार्बोकटायन में भी हाइपर कंजुगेशन देखा जाता है। यहाँ पे कैसे हाइपर कंजुगेशन होगा? क्योंकि CH2+ है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो इसके पास एक p ऑर्बिटल वैकेंट रहेगा। अब ये p ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड है। हाइड्रोजन के पास डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन के पास डेल्टा प्लस, कार्बन के पास डेल्टा माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के पास कंसंट्रेट हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे देखिए CH3 इस तरह से था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2+ ये था। अब क्या हुआ, ये बॉन्ड आके ये हाइड्रोजन का ये बॉन्ड यहाँ पे चला गया। अभी हाइड्रोजन का यहाँ पे ये बॉन्ड बन जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, इस हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज बन जाएगा और ये प्लस चार्ज हट जाएगा। तो एक बार ये हुआ और इसको हम लोग डॉट से शो करेंगे, माने ये बॉन्ड टूट गया है। क्योंकि हाइपर कंजुगेशन में बॉन्ड टूट जाता है, इसलिए हाइपर कंजुगेशन को हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। हाइपर कंजुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ पे कंजुगेशन होता है इसलिए इसको रेजोनेंस बोला जाता है। और चूँकि यहाँ पे बॉन्ड टूट जाता है, देखिए पहले बॉन्ड था, बॉन्ड हट गया, इसलिए नो बॉन्ड रेजोनेंस। एक बात और ध्यान दीजिएगा, हाइपर कंजुगेशन में ओवरलैप किसका होता है? इस कार्बन का इस कार्बन के साथ ओवरलैप हो रहा है, लेकिन इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन इस कार्बन का किसके साथ हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, लेकिन हम कार्बन कार्बन का ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं ऑर्बिटल्स का ओवरलैप। इस कार्बन में से कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है? ये कार्बन और हाइड्रोजन में जो sp3 ऑर्बिटल है वही ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है। कार्बन और हाइड्रोजन के साथ sp3 और sp3 ऑर्बिटल ही तो ओवरलैप कर रहा है, क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन था sp3, इसलिए इसके पास sp3 ऑर्बिटल, इस हाइड्रोजन का ऑर्बिटल था s। तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बना है हाइड्रोजन का s और कार्बन का sp3 ऑर्बिटल के साथ। तो ये बॉन्ड s और sp3 ऑर्बिटल की मदद से बना है, लेकिन ओवरलैप कौन कर रहा था? sp3 ऑर्बिटल कर रहा था। तो sp3 ऑर्बिटल और इस कार्बन के पास है वैकेंट p ऑर्बिटल, तो ओवरलैप हो रहा है sp3 ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के बीच में। इसलिए इस हाइब्रिडाइजेशन को भी, हाइपर कंजुगेशन को हम लोग sp3p ओवरलैप भी बोला जाता है। इसको हम लोग सिग्मा p ओवरलैप भी बोलते हैं। सिग्मा p ओवरलैप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड की मदद से हो रहा है। ये सिग्मा बॉन्ड टूट रहा था, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है माने सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, और टूट के किसके साथ ओवरलैप कर रहा था? हर केस में देखिए, जब डबल बॉन्ड के साथ भी ओवरलैप करवा रहे थे तो कार्बन के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल रहता था। तो कार्बन का वैकेंट p ऑर्बिटल और किसके साथ ओवरलैप कर रहा है? सिग्मा बॉन्ड के साथ, माने सिग्मा बॉन्ड के साथ, इसलिए इसको सिग्मा p ओवरलैप भी बोलते हैं। sp3p ओवरलैप क्यों बोलेंगे? क्योंकि कार्बन का वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ और इस कार्बन का sp3 ऑर्बिटल के साथ। तो इस कार्बन का sp3, इस कार्बन का p, तो sp3p ओवरलैप भी बोलते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ओवरलैप sp3 और p के बीच में हो रहा है तो ओवरलैप अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको इनइफेक्टिव ओवरलैप भी बोल सकते हैं। क्योंकि p और p के बीच में जितना अच्छा ओवरलैप होता है, sp3 और p के बीच में उतना अच्छा ओवरलैप नहीं होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे डॉट डॉट शो करते हैं, माने ये बॉन्ड हर समय बॉन्ड जरूरी नहीं है कि 100% ये टूट गया और हाइड्रोजन S+ होकर निकल गया। ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन थोड़ा बहुत है ही, क्योंकि बॉन्ड अच्छा से नहीं टूटता है, क्योंकि ओवरलैप ही इसका अच्छा नहीं हुआ है। sp3p में अच्छा ओवरलैप नहीं होता है, इसलिए ये बॉन्ड कम्प्लीटली नहीं टूटता है, इसलिए हम इसे डॉट डॉट से शो करते हैं।
इसको बेकर नाथन इफेक्ट ये भी बोलते हैं, बेकर नाथन इफेक्ट। और एक बात ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया और ये बन गया। नेक्स्ट इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? नेक्स्ट हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर में ये हाइड्रोजन रहेगा, मान लेते हैं इस हाइड्रोजन को तोड़ देंगे तो यहाँ पे बॉन्ड बना लिए। अब इस हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज बन जाएगा तो नेक्स्ट हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह बन जाएगा। तीसरा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, तो इस तरह से तीनों हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए, हाइपर कंजुगेशन हम लोग देख लिए, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट जुड़ा हुआ कार्बन उसके बीच में होता है, कार्बोकैटायंस के एडजेसेंट जुड़ा हुआ कार्बन उसके बीच में हाइपर कंजुगेशन होता है। और हाइपर कंजुगेशन फ्री रेडिकल्स में भी देखा जाता है। कैसे? जैसे यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 फ्री रेडिकल, तो यहाँ पे CH3 है, माने कुछ इस तरह का हाइड्रोजन है। फिर से कार्बन हमारा, कार्बन की ये कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइड्रोजन के साथ sp3 है, लेकिन इस कार्बन के पास एक फ्री रेडिकल है। माने फ्री रेडिकल कौन सा ऑर्बिटल में रहेगा? प्योर p ऑर्बिटल में रहेगा। माने ये जो p ऑर्बिटल है कम्प्लीटली प्योर नहीं है, इनकम्प्लीटली भरा है। माने यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रॉन है जो फ्री रेडिकल से शो कर रहे हैं। तब यहाँ पे ओवरलैप कैसे होता है? इस हाइड्रोजन का ये बॉन्ड है जो कि पोलर है, यहाँ पे डेल्टा माइनस या डेल्टा प्लस, माने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कंसनट्रेट हो गया। अब ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जो आता है कंप्लीट नहीं आता, इनकम्प्लीट आता है। इनकम्प्लीट आया है इसलिए इसको हाफ एरो से शो किए। अब जब भी इनकम्प्लीट आया, इनकम्प्लीट क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रॉन पहले से ही था। एक तो इलेक्ट्रॉन जब पहले से ही है, क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन पहले से था। अब एक इलेक्ट्रॉन जब पहले से ही है तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, माने एक्स्ट्रा और एक ही इलेक्ट्रॉन को लाया जा सकता है। चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन को लाया जा सकता है इसलिए हाफ एरो शो किया गया है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक ही इलेक्ट्रॉन को भेजा जा रहा है। अब ये बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन को भेजा जाएगा, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, माने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था, अब 2 इलेक्ट्रॉन में एक ही इलेक्ट्रॉन को भेजा जाएगा, माने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ के यहीं रह जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन किसके पास रहता है? वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास रह जाता है। इसलिए हाइड्रोजन को इस तरह से हम लोग शो करते हैं। यहाँ पे पहले वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज आता था, लेकिन इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिए हाइड्रोजन के पास फ्री रेडिकल आया है। क्यों? क्योंकि एक दोनों इलेक्ट्रॉन को नहीं भेजा गया है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को भेजा गया है। क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए जगह होगा तभी तो भेजा जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन का स्पेस है, बस एक ही इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ सकता है। तो चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है, जैसे यहाँ पे जब एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है तो इसलिए एक ही इलेक्ट्रॉन को भेजा गया। अब एक इलेक्ट्रॉन को भेजा गया तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन भेज दिया गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, चूँकि यहाँ पे 3 ठो है तो 3 ठो में से फ्री रेडिकल, अब ये भी हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन कर सकता है, ये भी हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन कर सकता है, ये भी हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन कर सकता है। माने हमें ये समझ में आ रहा है कि जितना अल्फा कार्बन के पास जितना हाइड्रोजन जुड़ा होता है सारा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में बांट लेता है। अब हम लोग कार्बन आयन में चेक कर लेते हैं, तो कार्बन आयन में हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है। इसका रीज़न ये है कि कार्बन आयन का जो नेगेटिव चार्ज है ये sp3 ऑर्बिटल में है, ये पहले से ही sp3 ऑर्बिटल में है और यहाँ पे ये ऑर्बिटल कम्प्लीटली ओवरलैप है। ये ऑर्बिटल पहले से ही ऑक्यूपाइड है। किससे ऑक्यूपाइड है? इलेक्ट्रॉन से। देखिए यहाँ पे कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज माने 2 इलेक्ट्रॉन, माने इस p ऑर्बिटल में, इस sp3 ऑर्बिटल में पहले से ही दोनों इलेक्ट्रॉन है। तो पहले से ही दोनों इलेक्ट्रॉन है, माने कोई स्पेस ही नहीं है जो इलेक्ट्रॉन को भेजा जाएगा। जब स्पेस ही नहीं है तो कैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन, मान लो हाइपर कंजुगेशन हम लोग क्या देखते थे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैसे आएगा? जब इसके साथ ओवरलैप करेगा तभी तो ये यहाँ पे आएगा, लेकिन इसके साथ ओवरलैप करेगा कैसे? यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन के लिए कोई स्पेस ही नहीं है। स्पेस होता तभी तो ओवरलैप करता है। स्पेस क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है माने 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अट सकते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही भरा हुआ है। तब एक ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही भरा हुआ है तो वहाँ पे और इलेक्ट्रॉन आने का स्पेस ही नहीं है। अब और इलेक्ट्रॉन आने का स्पेस ही नहीं है तो ओवरलैप कैसे होगा? क्योंकि ओवरलैप में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को भेजा जाता है। इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए, रखने के लिए जगह ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन को भेजा ही नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन को भेजा ही नहीं जाएगा तो ओवरलैप होगा ही नहीं, और ओवरलैप होगा ही नहीं तो हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपर कंजुगेशन कार्बन आयन में नहीं होता है। तो हाइपर कंजुगेशन किस में होगा? CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड में हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा। तो हम लोग हाइपर कंजुगेशन और किस में देख लिए हैं? हाइपर कंजुगेशन कार्बोकैटायन में भी हो जाता है। हाइपर कंजुगेशन और किस में होता है? फ्री रेडिकल में होता है। फ्री रेडिकल में ध्यान दीजिएगा, हाइपर कंजुगेशन को इनसिग्निफिकेंट होता है। हाइपर कंजुगेशन फ्री रेडिकल में अच्छा नहीं होता है। इसका रीज़न ये है, इनसिग्निफिकेंट इसलिए होता है क्योंकि हमें पता था जब फ्री रेडिकल के साथ हाइपर कंजुगेशन होता था तो H फ्री रेडिकल बनता था।
जाता है और ये H फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा अनस्टेबल बनता है। तो चूँकि अनस्टेबल बनता है इसलिए हाइपर कंजुगेशन नहीं होना चाहता है, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन के कारण से अनस्टेबल स्पीसीज बन रहा है और सिस्टम कभी अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा नहीं, इसलिए फ्री रेडिकल वाला हाइपर कंजुगेशन इनसिग्निफिकेंट होता है, लेकिन फिर भी हाइपर कंजुगेशन होता है। और एक बात ध्यान दीजिए, तो हाइपर कंजुगेशन किस किस में हुआ? कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, इसके एडजेसेंट कार्बन अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन ये भी कार्बन के पास प्लस चार्ज, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन से जस्ट एडजेसेंट कार्बन ये अल्फा कार्बन। फ्री रेडिकल का जस्ट एडजेसेंट कार्बन अल्फा कार्बन। तो हाइपर कंजुगेशन हम लोग किस किस में देखेंगे? कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, कार्बोकैटायन में देखेंगे और फ्री रेडिकल में देखेंगे। तो एल्कीन में देखा जाएगा हाइपर कंजुगेशन, माने जहाँ पर भी डबल बॉन्ड है उस कंपाउंड में हाइपर कंजुगेशन देखा जा सकता है। देखने का तरीका क्या है? कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन का जस्ट एडजेसेंट कार्बन को पकड़िए, तो जब से एडजेसेंट कार्बन को पकड़ेंगे तो वो हो जाएगा अल्फा कार्बन। अब वो जो एडजेसेंट कार्बन अल्फा कार्बन को पकड़े हैं उसके पास जितना हाइड्रोजन होगा उस हाइड्रोजन को बोल देंगे अल्फा हाइड्रोजन। अब जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन। मान लीजिए किसी कंपाउंड में अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, माने अल्फा हाइड्रोजन जीरो। अब अल्फा हाइड्रोजन जीरो माने हाइपर कंजुगेशन होगा ही नहीं। हाइपर कंजुगेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, अल्फा कार्बन का नहीं। तो कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन में इस तरह से देखेंगे। कार्बोकैटायन में कैसे देखेंगे? कार्बन के ऊपर में प्लस चार्ज है, उस कार्बन से जस्ट एडजेसेंट जुड़ा हुआ कार्बन को पकड़िए। तो ये कार्बन जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन, मान लेते इधर भी एक कार्बन बना देते, तो इस कार्बन से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा हुआ? ये कार्बन है, ये कार्बन है, क्योंकि यही कार्बन इससे जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन है, जस्ट एडजेसेंट कार्बन। माने इस कार्बन के साथ जो भी कार्बन बॉन्ड बना रहा है उस कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोल देंगे। तो ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन के साथ जितना हाइड्रोजन जुड़ा उसको सबको अल्फा हाइड्रोजन बोल देंगे। यहाँ पर भी कैसे कर लेंगे? फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन उसको पकड़िए, तो ये अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास जितना हाइड्रोजन उसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोल देंगे। और एक बात ध्यान दीजिए, हम लोग हाइपर कंजुगेशन में क्या देख रहे थे? इस तरह से हमारे पास बॉन्ड रहता था, CH रहता था और एक CH को हम लोग तोड़ देते थे। और चूंकि हम लोग हाइड्रोजन का बॉन्ड को क्या कर रहे थे? बॉन्ड को ही तो तोड़ रहे थे, तभी तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस तरह से हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज डालते थे और यहाँ पे डॉट डॉट शो करते थे। इसलिए शो करते थे क्योंकि बॉन्ड को तोड़ा जाता है, इसलिए हाइपर कंजुगेशन को भी नो बॉन्ड रेजोनेंस बोला जाता है, क्योंकि उसमें बॉन्ड टूट के बॉन्ड हट जाता है, इसलिए नो बॉन्ड। माने हाइपर कंजुगेशन में C और H बॉन्ड को तोड़ा गया था। तो अब ध्यान दीजिए, कोई बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो उस बॉन्ड को तोड़ने में डिफिकल्टी होगा, कोई बॉन्ड वीक है तो बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा। किसमें हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा? जिसमें जल्दी से बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि बॉन्ड टूटेगा तभी तो ओवरलैप करेगा, तभी तो ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। बॉन्ड के टूटने के कारण से ही हाइपर कंजुगेशन बढ़ेगा। तो जिस मॉलिक्यूल में बॉन्ड इजीली टूटेगा उस मॉलिक्यूल में हाइपर कंजुगेशन जल्दी से होगा, क्योंकि जब भी बॉन्ड इजीली टूटेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। बॉन्ड टूटेगा तभी ओवरलैप होगा, बॉन्ड ही नहीं टूटेगा तो ओवरलैप कैसे होगा? मान लेते ये बॉन्ड टूट रहा था तभी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ पे आ रहा था और वो जा रहा था। तो बॉन्ड टूटना बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड टूटेगा तभी हाइपर कंजुगेशन होगा। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा मॉलिक्यूल रख देते, एटम रख देते जो टूटता ही नहीं, तो हम लोग ओवरलैप किसका कराते? हम लोग शिफ्टिंग किसका कराते? यहाँ पे हम लोग देखे थे ना, पाई बॉन्ड का एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होता था। पाई बॉन्ड शिफ्ट कब होगा? जब कोई एटम का बॉन्ड टूटेगा तभी पाई बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन बॉन्ड का टूटना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिस मॉलिक्यूल में जितना ज़्यादा बॉन्ड टूटेगा, माने जितना जल्दी से बॉन्ड टूट जाएगा उस मॉलिक्यूल में ज़्यादा जल्दी से हाइपर कंजुगेशन होगा। या फिर जिस मॉलिक्यूल में बॉन्ड टूटना जितना डिफिकल्ट, अब बॉन्ड टूट ही नहीं रहा है, बॉन्ड टूट ही नहीं रहा है तो बॉन्ड मूव ही नहीं करेगा, और बॉन्ड मूव ही नहीं करेगा तो हाइपर कंजुगेशन होगा ही नहीं। माने हम लोग शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं? जिस मॉलिक्यूल में बॉन्ड ईजिली टूट जाएगा उस मॉलिक्यूल में हाइपर कंजुगेशन बड़ा आराम से हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड टूट के बॉन्ड यहाँ पे आ गया और यहाँ पे चला गया। और जिस मॉलिक्यूल में बॉन्ड टूटने में डिफिकल्टी होगा उस मॉलिक्यूल में हाइपर कंजुगेशन लेट से होगा। जैसे हमें पता होता है CT बॉन्ड, CD बॉन्ड और CH बॉन्ड। यहाँ पे T क्या है? ट्राइटियम, T है ट्राइटियम, H13 हाइड्रोजन का आइसोटोप, D क्या है? डॉयटीरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप विद मास नंबर 2 मास नंबर 3। तो CT बॉन्ड और CD बॉन्ड और CH बॉन्ड में ये बॉन्ड स्ट्रेंथ है। तो CT बॉन्ड का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। अब CT बॉन्ड का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे CT बॉन्ड डाल देते हैं। तो CT बॉन्ड का बॉन्ड अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो बॉन्ड टूटना ही नहीं चाहेगा। मैंने ये बॉन्ड जो है ये टूटना ही नहीं चाह रहा है, मैंने बहुत वीक, बहुत लेट से टूट रहा है। अब बहुत लेट से टूट रहा है तो ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ये जाने में बहुत टाइम लगेगा। अब चूंकि ये जाने में बहुत टाइम लगेगा तो इसलिए हाइपर कंजुगेशन होने में भी टाइम लगेगा। अब हाइपर कंजुगेशन होने में टाइम लगेगा तो हम लोग बोलेंगे कि हाइपर कंजुगेशन कम हो रहा है। हाइपर कंजुगेशन कम क्यों हो रहा था? क्योंकि ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। अब मान लीजिए डॉयटीरियम है तो ये हाइड्रोजन और डॉयटीरियम का कंपेयर करते हैं तो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड वीक है, डॉयटीरियम वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, टूट के ये बॉन्ड देखिए, ये बॉन्ड टूट
टूट के यहाँ पे आएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा। लेकिन चूंकि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो टूटने में इसको टाइम लगेगा, और टूटने में इसको टाइम लगेगा तो हाइपर कन्जुगेशन होने में भी टाइम लगेगा। यानी हम लोग क्या बोलेंगे, जिस मॉलिक्यूल में जितना ज़्यादा CT बॉन्ड, उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा, मॉलिक्यूल का बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा, तो बॉन्ड टूटने में टाइम लगेगा, बॉन्ड टूटने में टाइम लगेगा तो वहाँ पे हाइपर कन्जुगेशन होने में टाइम लगेगा। माने हम लोग बोलेंगे क्या, वहाँ पे हाइपर कन्जुगेशन कम हो रहा है। माने बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा तो हाइपर कन्जुगेशन भी बहुत ज़्यादा। तो हाइपर कन्जुगेशन कुछ ऐसा ऑर्डर बनाया जाता है। देखिए CH3 है, अब एक बार ध्यान दीजिए, इस तरह से समझिए, यहाँ पे CH3 और हम लोग कंपेयर करते हैं CH2D के साथ। अब हमें ये बोलना है कि किस में हाइपर कन्जुगेशन ज़्यादा होगा, किस में हाइपर कन्जुगेशन कम होगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड सब में है, ये कॉमन चीज़ है, ये हम नहीं शो करते हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है जिसके कारण से ये हो गया अल्फा कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड इसके एडजेसेंट कार्बन अल्फा कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड इसके एडजेसेंट कार्बन अल्फा कार्बन। तो अब देखिए हाइपर कन्जुगेशन कैसे होगा, ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे आएगा, पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा, ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे आएगा, पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा, ये बॉन्ड टूट के इधर आएगा और पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे C डबल बॉन्डेड C यहाँ पर है, वही C डबल बॉन्डेड C सब जगह पर है। तो ये अब हम लोग अब से नहीं शो करेंगे। अब से ये डैश का माने ये है कि ये कंजुगेटेड सिस्टम से जुड़ा है, माने डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है या फिर कार्बोकैटायन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कार्बोकैटायन भी ले सकते थे, कार्बोकैटायन लेते तो यहाँ पे ऑर्बिटल रहता और ये ओवरलैप हो जाता है। तो कार्बोकैटायन हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है। बस हमें ये चेक करना है कि इसमें हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा हो, उसमें हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा जहाँ का बॉन्ड वीक होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 हाइड्रोजन का बॉन्ड है, तो तीनों हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक है, बहुत इजीली टूट जाएगा, तो इसमें हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा। इसमें हाइपर कंजुगेशन कम क्यों होगा, क्योंकि एक तो ड्यूटेरियम का बॉन्ड है, एक तो ड्यूटेरियम का बॉन्ड, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH3 लिख सकते थे, इसको 3 H है, यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे, 2H CH2 और एक तो ड्यूटेरियम, तो CH2D। तो ये हम लोग किसका लिख रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन का ऑर्डर। CH3 का ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन है, इसका कम क्यों हो गया, क्योंकि इसमें एक तो CD बॉन्ड है, एक तो CD बॉन्ड है, देखिए एक तो D है। अब एक तो CD बॉन्ड है तो ये बॉन्ड टूटने में वीक लगाएगा, थोड़ा टाइम लगाएगा, और जब 2 CD बॉन्ड हो गया तो और ज़्यादा टाइम लगाएगा, और ज़्यादा टाइम लगेगा तो इसका हाइपर कंजुगेशन और घट जाएगा। तो इस तरह से ऑर्डर आता है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम लोग ध्यान दे सकते हैं। बस इसमें यही बात ध्यान में रखना है कि जैसे ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम का मात्रा बढ़ते जाएगा, जैसे ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम का क्वांटिटी बढ़ते जाएगा, हाइपर कंजुगेशन घटते जाएगा। क्यों, इसलिए घटेगा क्योंकि जितना ज़्यादा ड्यूटेरियम, जितना ज़्यादा ट्राइटेरियम, हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। कार्बन और ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो बॉन्ड टूटने में टाइम लगेगा, टूटने में टाइम लगेगा तो हाइपर कंजुगेशन घट जाएगा। तो देखिए CD3 का और सबसे कम, क्योंकि CD3 इस तरह से होगा, तीनों बॉन्ड CD कर ले लिया है, अब तीनों बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो बॉन्ड टूटने में टाइम, तो हाइपर कंजुगेशन कम। और यहाँ पे क्या होगा, CD3 का देखिए, अब ये ऑर्डर को हम लोग और बना सकते हैं। अब क्या कर देंगे, 2 ड्यूटेरियम रखते हैं, 1 ट्राइटेरियम ला देंगे, तो इस तरह का ऑर्डर बन जाएगा। CD3 का ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा CD2T से। क्यों, क्योंकि CD3 में क्या है, यहाँ पे तीनों जगह पे ड्यूटेरियम है, और CD2T में क्या है, यहाँ पे 2 ड्यूटेरियम है और 1 ट्राइटेरियम है। तो देखिए ड्यूटेरियम 3 ड्यूटेरियम, 2 ड्यूटेरियम, 1 ट्राइटेरियम। ट्राइटेरियम का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि हमें पता है CD बॉन्ड और CD बॉन्ड में CD बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग है इसका माने नहीं है कि टूटेगा ही नहीं, टूटेगा, लेकिन टूटने में बहुत टाइम लगाएगा। तो CT बॉन्ड टूटने में बहुत टाइम लगा रहा है। मान लेते हैं CD बॉन्ड टूटने में 5 सेकंड लगाएगा, तो ये भी 5 सेकंड लगाएगा, लेकिन CT बॉन्ड 10 सेकंड लगाएगा। इसको टूटने में 5 सेकंड लगाया, ये भी 5 सेकंड लगाएगा, ये भी 5 सेकंड लगाएगा। तो यहाँ पे टोटल हाइपर कंजुगेशन होने में 15 सेकंड, लेकिन यहाँ पे टोटल हाइपर कंजुगेशन होने में 5, 5, 10, 20 सेकंड। तो देखिए यहाँ पे 15 सेकंड टाइम लग रहा है, यहाँ पे 20 सेकंड टाइम लग रहा है। यहाँ पे 20 सेकंड क्यों टाइम लगा, क्योंकि जो ट्राइटेरियम वाला बॉन्ड था उसका टूटने में बहुत टाइम लगा, तो इसके टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और टाइम ज़्यादा बढ़ गया तो इसका हाइपर कंजुगेशन बहुत देरी से होगा, और बहुत देरी से होगा माने हाइपर कंजुगेशन कम हो रहा है, इसलिए CD3 का हाइपर कंजुगेशन CD2 से कम होगा। और इससे भी कम क्या हो जाएगा, 2 ट्राइटेरियम ला देते तो इससे कम, और सबसे कम CT3, क्योंकि इसमें तीनों ट्राइटेरियम है जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से हाइपर कंजुगेशन बहुत घट जाएगा। तो इस तरह से ऑर्डर दिया जाता है, तो हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। अब हाइपर कंजुगेशन हमें ये पता लग गया है कि हाइपर कंजुगेशन किस में होगा, डबल बॉन्डेड C में हाइपर कंजुगेशन मिलेगा। डबल बॉन्डेड हम लोगों को हाइपर कंजुगेशन कार्बोकैटायन में हाइपर कंजुगेशन मिल सकता है, हम लोग को हाइपर कंजुगेशन फ्री रेडिकल में मिल सकता है, लेकिन कार्बन आयन में हाइपर कंजुगेशन नहीं मिलता है। अब हमें इस क्वेश्चन में ये निकालना है कि मॉलिक्यूल में कितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, माने मॉलिक्यूल कितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। हमें ये भी पता होता है मॉलिक्यूल उतना ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा जितना उसके पास अल्फा H होगा। माने सीधा हम बात ये है कि हमें निकालना है कि मॉलिक्यूल में कितना ज़्यादा अल्फा H है,
माने हमें इस क्वेश्चन में ये निकालना है कि कौन से मॉलिक्यूल में कितना अल्फ़ा एच है। अब अल्फ़ा एच निकालने का शॉर्टकट क्या होता है? अल्फ़ा एच निकालने का यही शॉर्टकट होता है कि सबसे पहले हम लोग अपना सिस्टम को पहचानेंगे। हाइपर कंजुगेशन में अल्फ़ा एच माने हाइपर कंजुगेशन में काम करना है। जब भी अल्फ़ा एच निकालना होगा माने हमें हाइपर कंजुगेशन के साथ काम करना है। अब अगर यदि हमें हाइपर कंजुगेशन के साथ काम करना है, हमें हाइपर कंजुगेशन के साथ काम करना है माने हमें अल्फ़ा हाइड्रोजन के साथ काम करना है। अल्फ़ा हाइड्रोजन कैसे निकलेगा? पहले अल्फ़ा कार्बन निकालेंगे, उसके बाद अल्फ़ा हाइड्रोजन निकलेगा। तो अल्फ़ा कार्बन कैसे निकलेगा? कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन या कार्बन के पास प्लस चार्ज या फिर कार्बन के पास फ्री रेडिकल, इससे जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन उसको बोल देंगे अल्फ़ा कार्बन। इससे जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फ़ा कार्बन, इससे जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फ़ा कार्बन। और अल्फ़ा कार्बन के पास जितना हाइड्रोजन सारा का सारा अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अल्फ़ा हाइड्रोजन निकालेंगे। तो देखिए ये है कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, इससे जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन ये कार्बन, इससे जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन ये कार्बन, इससे ये है, देखिए ये है कार्बन, ये है कार्बन, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन। कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन को अल्फ़ा कार्बन बोलेंगे। तो ये है कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, इससे जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन ये कार्बन, इससे जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन ये कार्बन, इस कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन ये कार्बन, इस कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन ये कार्बन। तो इस मॉलिक्यूल में हमको 1 2 3 4 अल्फ़ा कार्बन मिला है। लेकिन हमें अल्फ़ा कार्बन से काम नहीं है, काम है अल्फ़ा हाइड्रोजन से। अल्फ़ा हाइड्रोजन कैसे निकलेगा? अल्फ़ा कार्बन के पास जितना ज़्यादा हाइड्रोजन, जो भी हाइड्रोजन अल्फ़ा कार्बन के पास जो भी हाइड्रोजन होगा सब का सब अल्फ़ा हाइड्रोजन, क्योंकि वो अल्फ़ा कार्बन के पास था। तो अल्फ़ा कार्बन का हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो ये है अल्फ़ा कार्बन। पहले हम लोग निकालेंगे अल्फ़ा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन कैसे निकालें? कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, इससे जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा है? देखिए ये कार्बन इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो चूँकि ये कार्बन इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का पार्ट है, तो डबल बॉन्ड कार्बन का पार्ट से जो भी कार्बन जुड़ा होता है उसको अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं। तो ये भी अल्फ़ा कार्बन, ये भी अल्फ़ा कार्बन, ये भी अल्फ़ा कार्बन, ये भी अल्फ़ा कार्बन। अब अल्फ़ा कार्बन के पास हाइड्रोजन निकालेंगे। देखिए ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड इधर, दूसरा बॉन्ड इधर, तीसरा बॉन्ड इधर। तो 3 बॉन्ड बना रहा है माने उसके पास एक हाइड्रोजन होगा। ध्यान रखिएगा, अगर यदि कार्बन एक भी कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा होगा तो उसके पास, देखिए कार्बन का वैलेंसी होता है 4। अब कार्बन 3 बॉन्ड बना लिया तो एक ही वैलेंसी बचा है। एक वैलेंसी किसके साथ होगा? हाइड्रोजन के साथ। मैंने हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बन का यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो एक अल्फ़ा हाइड्रोजन मिला। यहाँ पे देखिए कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? एक बॉन्ड ये, दूसरा बॉन्ड ये, तीसरा बॉन्ड ये। तो कार्बन का वैलेंसी होता है 4, उसमें से 3 बॉन्ड बना लिया तो बचा एक तो हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन। यहाँ पे कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ। तो 4 वैलेंसी में से 2 वैलेंसी हट गया तो बचा 2, माने 2 हाइड्रोजन होगा। तो एक हाइड्रोजन ये, दूसरा हाइड्रोजन ये। इस कार्बन के पास भी देखिए 2 बॉन्ड बना रहे हैं, 2 बॉन्ड माने 2 हाइड्रोजन होगा। तो इस तरह से हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखिए ये है कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन। तो यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितना बोलेंगे? 1 2 3 4 5 6। तो इस क्वेश्चन का अल्फा हाइड्रोजन होंगे 6 अल्फा हाइड्रोजन। इस तरह से निकालें। देखिए अब यहाँ पे देखिए ये है कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन। सबसे पहले निकालेंगे अल्फा कार्बन, उसके बाद निकालेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन उसको बोल देंगे अल्फा कार्बन। तो ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन ये कार्बन होगी। देखिए इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। देखिए ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, इससे जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन ये कार्बन हो गया। ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, इससे जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन ये कार्बन हो गया। ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, इससे जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन ये कार्बन हो गया। तो ये सब अल्फा कार्बन। यहाँ पे देखिए कार्बन का 3 वैलेंसी, 3 बॉन्ड बना रहा है, 4 में से 3 बॉन्ड चला गया तो बचा 1। तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। यहाँ पर भी 3 बॉन्ड बना रहा है तो 4 में से 3 चला गया। देखिए जितना बॉन्ड बनाएगा उससे उसको 4 से माइनस कीजिए तो जितना बचता है उतना हाइड्रोजन होगा। मान लेते हैं कार्बन 3 ठो बॉन्ड बना रहा है तो उसको 4 से माइनस करेंगे 3 को तो 1। कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है, किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? कार्बन कार्बन का बॉन्ड, कार्बन कार्बन का बॉन्ड, कार्बन का कार्बन का बॉन्ड, कार्बन का कार्बन का बॉन्ड। कार्बन को कार्बन के साथ बॉन्ड 3 है तो उसको 4 से माइनस कीजिए। कार्बन को कार्बन के साथ बॉन्ड 2 है तो उसको 2 से माइनस कीजिए। कार्बन को कार्बन का बॉन्ड 1 है तो उसको 4 से माइनस कीजिए। सब बार 4 से माइनस करना है क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। तो ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है तो 4 - 3 1। तो यहाँ पे एक अल्फा एच होगा। यहाँ पे कार्बन देखिए 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड तो 4 - 1 3, 4 - 3 1। तो एक हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है तो 4 - 3 1। तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन। तो देखिए 1 2 3 4। तो इस क्वेश्चन में हमें मिला 4 अल्फा हाइड्रोजन। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा जाता है इस एल्किन में कौन सा ज़्यादा स्टेबल एल्किन? तो इस एल्किन के पास 6 अल्फा एच, यहाँ पे 4 अल्फा एच। जितना ज़्यादा अल्फा एच उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन, जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो इस एल्किन में कौन सा एल्किन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा? ये एल्किन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अल्फा एच हो रहा है। जितना ज़्यादा अल्फा एच उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, जितना ज़्यादा अल्फा एच उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, जितना ज़्यादा अल्फा एच उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। यहाँ पे अल्फा एच कैसे निकालेंगे? देखिए ये है कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, ये भी है कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन। देखिए यहाँ पे क्या है? ये बेंजीन का रिंग है। तो बेंजीन का रिंग है तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है। तो हमारे को मिल गया है कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन। ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन। तो इस कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से पहले
पहले इस बॉन्ड पे काम करेंगे, इस बॉन्ड पे काम करेंगे, इस बॉन्ड पे काम करेंगे। मॉलिक्यूल में जितना कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन होगा सब कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ काम करना है, क्योंकि हमें टोटल निकालना होता है। तो ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से कार्बन को देख लेते हैं। तो इस कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन एक ये कार्बन, दूसरा कार्बन कौन सा है, ये कार्बन है। तो ध्यान दीजिए, ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से एक कार्बन ये जुड़ा है, दूसरा कार्बन ये जुड़ा है, और कोई भी ये कार्बन दूसरे कार्बन से नहीं जुड़ा है। दूसरे कार्बन से दो ही जगह पे जुड़ा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन है sp3 कार्बन। लेकिन ये कार्बन चूंकि डबल बॉन्ड बना रहा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। अब हमें डिफिनीशन पता होता है अल्फा कार्बन का कि अल्फा कार्बन होना चाहिए sp3। चूंकि अल्फा कार्बन होना चाहिए sp3 तो इसको अल्फा कार्बन हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 क्यों है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड बना रहा है। जिस कार्बन एटम के पास डबल बॉन्ड हो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। इसलिए हमारा अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए। इसलिए अल्फा कार्बन ये था, और ये भी लग रहा था कि ये भी अल्फा कार्बन है, क्योंकि ये भी कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से जस्ट जुड़ा हुआ है, तो लग रहा था ये भी अल्फा कार्बन है। लेकिन चूंकि ये डबल बॉन्ड बना रहा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, और sp2 तो इसको अल्फा कार्बन नहीं लेंगे। अब इस अल्फा कार्बन इस डबल बॉन्ड के साथ काम करेंगे, तो ये डबल बॉन्ड के साथ ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्ड के साथ देखिए ये कार्बन जुड़ा हुआ है और ये कार्बन जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन भी डबल बॉन्ड बना रहा है, तो मैंने ये भी sp2। ये कार्बन भी डबल बॉन्ड बना रहा है, देखिए ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, ये तो ये भी sp2। ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, ये तो ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। तो इन दोनों में से कोई भी अल्फा कार्बन नहीं होगा। अब इस डबल बॉन्ड के साथ काम कर लेंगे, देखिए इस डबल बॉन्ड के साथ काम हो गया, इसके साथ काम हो गया, अब इसके साथ काम करेंगे। जब इसके साथ काम करेंगे तो इससे जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन ये, और दूसरा इस जुड़ा हुआ कार्बन ये, और तीसरा जुड़ा हुआ कार्बन ये। ध्यान दीजिए इस चीज़ को, यहाँ पे कुछ इस तरह का है। ये है हमारा बेंजीन का रिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे मिथाइल Me था, Me माने CH3। तो ये अब हम लोग इस डबल बॉन्ड पे काम करेंगे। तो इस डबल बॉन्ड से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा है, ये है डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा कार्बन ये है। तो इन एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये कार्बन देखिए ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है तो ये sp2, ये भी कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है तो ये भी sp2। लेकिन ये कार्बन डबल बॉन्ड नहीं, ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो ये sp3, और जो sp3 वही अल्फा कार्बन, तो ये हो गया अल्फा कार्बन। और इसके पास कितना है हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तो हमारा कितना अल्फा हाइड्रोजन हो गया, 3 अल्फा हाइड्स हो गया। और यहाँ पे ये भी sp3 था, अब ये sp3 ये वाला कार्बन है। अब sp3 के पास कितना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं, चेक कीजिए कितना बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड ये, दूसरा बॉन्ड ये, 2 बॉन्ड बना रहा है। तो 4 को 2 से माइनस कीजिए तो 4 - 2 2, मैंने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे ऊपर में आया 3 अल्फा हाइड्रोजन, नीचे में 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो 3 + 2 टोटल होगी हमारे पास 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये 5 अल्फा हाइड्रोजन। अब ये क्वेश्चन में देख लीजिए, ये है कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, इसके साथ जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा हो गया, ये कार्बन हो गया। इससे जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा हो गया, ये कार्बन हो गया। क्या ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, नहीं, ये कार्बन डबल बॉन्ड नहीं बना रहा है। डबल बॉन्ड नहीं बना रहा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, माने ये अल्फा कार्बन है। ये भी डबल बॉन्ड बना नहीं रहा है तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 माने ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। अब देखिए ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, देखिए पहले हम अल्फा कार्बन निकाल लेंगे, और अल्फा कार्बन निकालने के बाद अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे। अल्फा कार्बन कैसे निकालेंगे, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, या फिर कार्बन के पास प्लस चार्ज, या फिर कार्बन के पास फ्री रेडिकल, उससे जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन को पकड़ेंगे, वही कार्बन अल्फा कार्बन। लेकिन जो कार्बन को पकड़ेंगे वो अल्फा कार्बन है या नहीं है, इसको पता करने का तरीका ये है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन चेक कीजिए। अगर यदि उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 माने अगर यदि वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है तब वो अल्फा हाइड, तब आप जो कार्बन को पकड़े हैं कार्बन डबल बॉन्ड के एडजेसेंट, या फिर कार्बन कैटायन के एडजेसेंट, या फिर कार्बन फ्री रेडिकल के एडजेसेंट, जिस कार्बन को पकड़ा गया है वो कार्बन, जैसे यहाँ पे पकड़ा गया था, वो कार्बन अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, या फिर वो कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं, तब सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तब हम लोग बोलेंगे कि वो अल्फा कार्बन है। लेकिन जिस कार्बन को पकड़ा गया है, जैसे यहाँ पे वो अगर डबल बॉन्ड बना रहा है, वो डबल बॉन्ड बना रहा है, तो डबल बॉन्ड बना रहा है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 तो अल्फा कार्बन नहीं है। तो इस तरह से हम लोग पहले पता कर लेंगे अल्फा कार्बन कौन सा है। अल्फा कार्बन से अब पता करना होगा अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि मेन चीज़ अल्फा हाइड्रोजन ही है। और अल्फा हाइड्रोजन पता करने का तरीका यह है कि जो अल्फा कार्बन को पकड़े हैं उस कार्बन को ध्यान से देखिए कि वो कार्बन कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। अब जितने कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है उस बॉन्ड को 4 से माइनस कीजिए। जैसे यहाँ पे ये है अल्फा कार्बन, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये कार्बन 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। कैसे, कौन सा कार्बन ध्यान दीजिए, एक कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, दूसरा कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, तीसरा कार्बन इसके साथ, चौथा कार्बन इसके साथ। तो 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, हमको माइनस किससे करना है, 4 से माइनस करना है। तो 4 कार्बन को
4 से माइनस कीजिए तो 4 - 4 0, माने इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो माने यहाँ पे अल्फा एच कितना हो गया 0। यहाँ पर भी देखिए ये कार्बन अल्फा कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, एक बॉन्ड ये, दूसरा बॉन्ड ये, तीसरा बॉन्ड ये, चौथा ये, तो 4 तो बॉन्ड बना रहा है। तो फिर से हम लोग माइनस कैसे करेंगे, 4 से करेंगे, तो 4 - 4 तो 0। तो इस कंपाउंड में हम लोग क्या बोलेंगे, इस कंपाउंड में बोलेंगे एक भी अल्फा एच नहीं है, माने इस कंपाउंड का अल्फा एच है 0। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं कि मॉलिक्यूल में कितना अल्फा एच है, अल्फा एच। और जब हम लोग अल्फा एच निकाल लेंगे तब हमें निकालना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल कौन सा एल्कीन का स्टेबिलिटी निकालना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, ये एक एल्कीन है, दूसरा एल्कीन कुछ इस तरह का। अब इन सब एल्कीन को देख के हमें ये पता करना है किसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो ये हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर करना है। देखिए एक एल्कीन ये दे दिया, तो जब भी एल्कीन का स्टेबिलिटी आए तो सीधा बात ध्यान दीजिए, आपको हाइपर कंजुगेशन से काम करना है। हो सकता है दूसरा इफेक्ट भी लगाना पड़े, रेजोनेंस भी लगाना पड़े, मेसोमेरिक इफेक्ट, बाद में तो सब कुछ इफेक्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में हम लोग हाइपर कंजुगेशन की मदद से करेंगे। तो देखिए एल्कीन है, C डबल बॉन्डेड C है, C डबल बॉन्ड C से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, सब sp3, सब सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, तो सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, इस कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, सब sp3 कार्बन, सब sp3 कार्बन, तो सब अल्फा कार्बन। ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, सब sp3 कार्बन, तो सबका अल्फा कार्बन। यहाँ पे देखिए कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, सब सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, तो सबका सब sp3। ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, जो ये कार्बन इससे जुड़ा है लेकिन इससे नहीं जुड़ा है, हमें इससे मतलब है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन, तो कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन को ही पकड़ना है, बाकी और दूसरे कार्बन को नहीं पकड़ेंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये कार्बन भी इससे जुड़ा है, ये कार्बन इससे जुड़ा है, ये कार्बन इससे जुड़ा है, लेकिन इससे काम नहीं करना है, हमें कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से देखना है कि कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से कौन जुड़ा है। कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से सिर्फ यही जुड़ा है। अब ऐसा मत सोचिए कि ये इससे जुड़ा है तो इससे जुड़ गया, ऐसा नहीं, डायरेक्ट देखना है, इनडायरेक्ट नहीं। इनडायरेक्टली तो ये भी इससे जुड़ा है, लेकिन इनडायरेक्टली नहीं देखना है, हमें डायरेक्टली चेक करना है कौन सी, तो डायरेक्टली बस यही जुड़ा है। जैसे यहाँ पे देखिए डायरेक्टली ये जुड़ा है, डायरेक्टली ये जुड़ा है, ये जुड़ा है, ये नहीं जुड़ा है क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा है, ये वाला इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, लेकिन ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से ये जुड़ा है, ये जुड़ा है, ये जुड़ा है। जैसे ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है, माने कार्बन, एक कार्बन यहाँ पे, दूसरा कार्बन यहाँ पे, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट देखना पड़ता है कि डायरेक्ट कौन जुड़ रहा है। तो डायरेक्ट ये जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है, यहाँ पे देखिए ये तीनों जुड़ रहे हैं, यहाँ पे जब बस दोनों जुड़ रहा है। अब जो भी जुड़ रहा है सबके पास सिंगल बॉन्ड है, तो सब अल्फा कार्बन, सब अल्फा कार्बन, बस पता कीजिए कितना हाइड्रोजन है। तो देखिए ये एक अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन कितना कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये कार्बन अल्फा कार्बन बस एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो 4 को 1 से माइनस कीजिए तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन। ये कार्बन ये अल्फा कार्बन एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो 4 को 1 से माइनस कीजिए तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। ये कार्बन बॉन्ड एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो 4 को 1 से माइनस कीजिए तो 3 अल्फा है। ये कार्बन बॉन्ड एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो 4 को 1 से माइनस 3 अल्फा है। तो यहाँ पे 3 3 6 6 12, तो यहाँ पे 12 अल्फा एच हो गया। यहाँ पे चेक कीजिए तो यहाँ पे एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना है, तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, जैसे यहाँ पे किए थे 3 अल्फा एच, वैसे ही कैसे ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है, तो 4 - 1, यहाँ पर 4 - 1 4 - 1, यहाँ पर भी एक बॉन्ड बना रहा है, तो 4 - 1 3 अल्फा एच, 4 - 1 3 अल्फा एच, तो यहाँ पे टोटल 6 अल्फा एच, यहाँ पे 9 अल्फा एच, यहाँ पे 12 अल्फा एच, तो इन 12 अल्फा एच, यहाँ पे 9 अल्फा एच, 6 अल्फा एच, 12 अल्फा एच, ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन माने ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन, ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन में ज़्यादा स्टेबिलिटी, तो इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, माने ए का स्टेबिलिटी ज़्यादा है बी से, फिर है सी से। अब इन दोनों में चेक कीजिए, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड ये, दूसरा बॉन्ड ये, तो 4 को 2 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 अल्फा एच। ये कार्बन बॉन्ड सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा है, ये वाला देखिए बस एक ही बॉन्ड बना रहा है, ये प्रैक्टिस के साथ आपको समझ में आएगा। ये एक बॉन्ड बना रहा है, तो एक 4 को 1 से माइनस कीजिए तो 3 अल्फा एच। ये कार्बन बॉन्ड 2 बॉन्ड बना रहा है, एक ये दूसरा ये, तो 4 को 2 से माइनस करेंगे तो 2 अल्फा एच। तो यहाँ पे देखिए 2 3 5 7, तो 7 अल्फा एच हो गया। यहाँ पे चेक कीजिए, ये है हमारा अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, ये अल्फा कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है, दूसरा बॉन्ड बना रहा है, तीसरा बॉन्ड बना रहा है। हम लोग बॉन्ड क्यों खोज रहे हैं, बॉन्ड खोज रहे हैं अल्फा एच को निकालने के लिए, क्योंकि जितना बॉन्ड होगा उसको 4 से माइनस करना है। तो 1 2 3 बॉन्ड हो गया, तो 4 को 3 से माइनस कीजिए तो 1 अल्फा एच। तो इस मॉलिक्यूल में 7 अल्फा एच, यहाँ पे 1 अल्फा एच, तो 7 अल्फा एच और 1 अल्फा एच में ज़्यादा अल्फा एच है, तो ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन, ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन तो ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो इस तरह से हम लोग एल्कीन का स्टेबिलिटी निकाल लेते हैं। उसका निकालने का यही तरीका होता है। हम लोग हाइपर कंजुगेशन देखेंगे, जिसमें जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन उसको उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। हाइपर कंजुगेशन देखने का क्या तरीका है, बस चेक कीजिए अल्फा हाइड्रोजन कितना है। और अल्फा हाइड्रोजन निकालने के लिए पहले अल्फा कार्बन निकालेंगे, और इम्पॉर्टेंट है कि अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अल्फा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा या sp हाइब्रिडाइज होगा, तब हम लोग उसको अल्फा कार्बन नहीं बोलेंगे। अल्फा कार्बन को sp3 हाइब्रिडाइज ही होना चाहिए।